हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 7 जो कि 11 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। और आज का सब्जेक्ट है सोशल साइंस और उसमें भी हिस्ट्री। और आज हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज़। और इसमें जो हम टॉपिक पढ़ेंगे आज वो है कंपनी रूल एक्सपैंड्स। तो देखो, इनके पहले वाली वर्कशीट्स में हमने समझा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है किस तरीके से वो इंडिया में ट्रेड करने आई थी और धीरे धीरे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में उसने अपना कब्ज़ा जमा लिया। और इस वीडियो में हम समझेंगे, इस वर्कशीट में हम समझेंगे कि कंपनी ने अपने रूल को किस तरीके से एक्सपैंड किया अलग अलग एरियाज़ में। अर्ली ईयर्स में क्या था, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स नोन एज रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। तो जो बक्सर का जो बैटल था उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि इंडियन स्टेट्स में अपने रेजिडेंट्स को रख दिया। और ये रेजिडेंट्स क्या थे, एजेंट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। देयर रोल वॉज टू सर्व एंड पुश द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी फर्दर। और इनका काम था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके इंटरेस्ट को सर्व करें। थ्रू दी रेजिडेंट्स द कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। अब ये जो रेजिडेंट्स थे वो इंडियन स्टेट्स थे उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने लगे। अब ये क्या क्या चीज़ों में इंटरफेयर करते थे, जैसे कि दे ट्राई टू डिसाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स एंड इवन सक्सेसर टू द थ्रोन। यानी फ़िलहाल अभी कौन राजा है, इसके बाद कौन राजा बनेगा, ये डिसाइड करने में भी इंटरफेरेंस करने लगे रेजिडेंट्स। इसके अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट जैसे मिनिस्ट्रीज़ होती हैं ना, तो कौन मंत्री बनेगा, किस पोस्ट पे कौन आएगा, तो इनको डिसाइड करने के लिए भी ये रेजिडेंट्स कहीं ना कहीं अपना इंटरफेरेंस बढ़ाने लगे। और इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और इंडियन जो स्टेट्स हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होने लग गई। इसके अलावा देखो, पहला तो इन्होंने रेजिडेंट्स रखा अलग अलग स्टेट में और इन रेजिडेंट्स के थ्रू अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाया। एक और चीज़ इन्होंने क्या की कि समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू अ सब्सिडरी अलायंस। यानी कि कंपनी अलग अलग स्टेट्स के साथ एक अलायंस बनाती थी जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस। और इस अलायंस के अंदर क्या प्रोविजंस थे हम वो पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस। यानी ये अलायंस जो भी इंडियन स्टेट ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बनाता था उसमें क्या था कि वो स्टेट अपनी इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस को नहीं रख सकते थे। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी बट फॉर दैट रूलर हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस टू द कंपनी। अब होता क्या था कि अंग्रेज़ों ने ये कहा कि आप अपने यहाँ आर्म फोर्सेस मत रखिए, आपके पास कोई पावर नहीं है इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस रखने की, उसके बजाय हमारी जो फोर्सेस हैं वो आपकी हेल्प करेंगी, पर इसके लिए आपको हमें कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा क्योंकि हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी आर्म फोर्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले में आप हमें कुछ अमाउंट, कुछ पैसा दे देंगे। If the Indian rulers failed to make the payment, then part of their territory was taken away as penalty। तो अब यहाँ पे एक ये जो प्रोविज़न जो खतरनाक साबित हुआ इंडियन स्टेट्स के लिए वो ये था कि अगर इन फोर्सेस के सर्विसेज के बदले में जो इंडियन स्टेट्स इन्हें पैसे देते थे अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो उस केस में जो ये इंडियन स्टेट थे जो उनकी टेरिटरी थी उसका कुछ हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी को पेनल्टी के रूप में देना पड़ जाता था। अब यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल भी बताया हुआ है कि व्हेन रिचर्ड वेलेस्ली was the Governor General at that time, Nawab of Awadh had to keys half of his province in 1801 when he was unable to pay for subsidiary forces। देखो, जो सब्सिडरी अलायंस है वो कंपनी ने साइन की किसके साथ, अवध के साथ। 1801 में ऐसा टाइम आया जब अवध जो भी पेमेंट करनी थी कंपनी को वो नहीं कर पाए और इसके बदले में अवध को अपनी हाफ टेरिटरी कंपनी को देनी पड़ गई। और सेम ऐसे ही हैदराबाद के साथ हुआ कि हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स टू सीड टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। और सेम क्योंकि हैदराबाद भी कुछ अमाउंट नहीं पे कर पाई थी कंपनी को और इस वजह से हैदराबाद की जो टेरिटरी थी उसका कुछ पोर्शन इन्हें कंपनी को देना पड़ गया था।
तो ये दो तरीके थे जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ाया, पहला रेजिडेंट्स अपॉइंट करके और दूसरा सब्सिडरी अलायंस के थ्रू। इन दोनों के थ्रू कंपनी ने अपना इन्फ्लुएंस इंडियन स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया था। तो ये तो इनडायरेक्ट तरीके थे कि उन्होंने कुछ कुछ करके अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया, पर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन भी यहाँ पे हुई है। जैसे कि आफ्टर गेनिंग स्ट्रेंथ इन अर्ली ईयर्स द कंपनी रिसोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन व्हेन इट सॉ अ थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जब कंपनी को लगा कि उसके पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को थ्रेट हो सकता है किसी किंग के थ्रू, तो उन्होंने क्या किया, उस के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन किया, यानी डायरेक्टली वॉर लड़ा उस राजा के साथ। दिस कैन बी अंडरस्टूड थ्रू दी फॉलोइंग टू एग्जाम्पल्स। और इसको समझने के लिए हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल समझेंगे। उनमें से पहला है टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। अब मैसूर में क्या हुआ, सबसे पहले हम वो देखेंगे। मैसूर में 1761 के पहले यहाँ पे किसका शासन हम कहें तो यहाँ पे रूल करते थे वोडियार राजवंश, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ कि पहले वहाँ पे वोडियार डायनेस्टी थी, वोडियार डायनेस्टी को रिप्लेस किया किसने, हैदर अली ने। हैदर अली 1761 में मैसूर का लीडर बना और उसने वहाँ पे अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया और मैसूर को काफ़ी ज़्यादा उसने स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी। मैसूर हैड गेन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ रूलर्स लाइक हैदर अली एंड हिज फेमस सन टीपू सुल्तान। हैदर अली यहाँ का जो लीडर था वो 1761 से 1782 तक था। 1782 में हैदर अली की डेथ हो गई। उसके बाद टीपू सुल्तान वहाँ का किंग बना और 1782 से 1799 तक वहाँ का लीडर टीपू सुल्तान रहा। मैसूर कंट्रोल दी प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट। देखो इंडिया का नीचे वाला पोर्शन कुछ ऐसा है, यहाँ पे मैसूर का स्टेट था और ये जो कोस्ट है इसको हम कहते हैं मालाबार कोस्ट, और इसके थ्रू कुछ ट्रेड हुआ करते थे, यानी इंडिया से कुछ सामान अलग अलग कंट्रीज़ में भेजा जाता था इस मालाबार कोस्ट के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे किसका रूल था, तो हमने देखा यहाँ पे मैसूर रूल था। और इनके थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भेजी जाती थी या खरीदी जाती थी यहाँ पे वो थी सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डमम। In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, pepper and cardamom through the ports of his kingdom and disallowed local merchants from trading with the company. तो 1785 में टीपू सुल्तान ने क्या किया कि जो भी चीज़ें जैसे सैंडलवुड है, पेपर है एंड कार्डमम है, इन चीज़ों का एक्सपोर्ट अपने यहाँ से बंद कर दिया और साथ ही साथ जो लोकल मर्चेंट्स थे उनको भी मना कर दिया, बैन लगा दिया कि आप कंपनी के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। He also established a close relationship with French in India and modernized his army with their help. और टीपू सुल्तान ने फ्रेंच के साथ भी एक अच्छे रिलेशनशिप बनाए और अपनी आर्मी को उनसे हेल्प लेकर काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न बना दिया। इन सब से अंग्रेज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि अंग्रेज़ों के बीच में और फ्रेंच के बीच में बनती भी नहीं थी, ये एक दूसरे के दुश्मन थे। तो ऐसे में टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेज़ काफ़ी ज़्यादा उनसे गुस्सा हो गए। द ब्रिटिशर्स वर फ्यूरियस एंड फाउट 4 वॉर्स। तो मैसूर के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में 4 वॉर्स हुए। फर्स्ट वॉर हुआ 1767 से 69 के बीच में, सेकंड 1780 से 84 के बीच में, थर्ड 1790 से 92 के बीच में एंड फोर्थ एंड लास्ट 1799 में टू डिफीट देम। और फाइनली इन 4 वॉर्स के थ्रू जो मैसूर के किंग्स थे हैदर अली और टीपू सुल्तान, उनको हरा दिया गया। फाइनली द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1799 में टीपू सुल्तान वॉज किल्ड एंड मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मल रूलिंग डायनेस्टी ऑफ वोडियार्स एंड अ सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन स्टेट। यानी 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ हो गई और कौन से बैटल में हुई, तो बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम के बैटल में इनकी डेथ हो गई। इसके बाद क्योंकि टीपू सुल्तान की डेथ हो गई तो लीडर किसी ना किसी को तो बनाना था, तो हैदर अली के पहले यहाँ पे किसका शासन था, तो वोडियार डायनेस्टी यहाँ पे रूल करती थी। तो वोडियार डायनेस्टी का रूल फिर से इस्टेब्लिश कर दिया गया, पर इनके साथ जो सब्सिडरी अलायंस हमने ऊपर पढ़ा कि क्या होती है सब्सिडरी अलायंस, उसको साइन कर लिया गया इनके मैसूर के साथ, ठीक है। इस तरीके से मैसूर भी कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया काफ़ी हद तक। अब इसके बाद हम देखेंगे, ये तो हमने मैसूर का एग्जाम्पल पढ़ लिया, अब हम देखेंगे वॉर विद मराठास। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी द कंपनी ऑल्सो साउट टू कर्ब द मराठास एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉयड मराठा पावर। तो कंपनी मराठास को भी डिस्ट्रॉय करना चाहती थी और ऐसा वो करने में कामयाब भी हुई। कब,
With their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761, the Marathas' dream of ruling from Delhi was shattered. देखो फिलहाल अभी जो महाराष्ट्र है ना, वहाँ पे कहीं पे मराठा का रूल हुआ करता था, लेकिन मराठा चाहते थे कि वो अपने जो अपनी टेरिटरी है उसको एक्सपैंड करें और दिल्ली से वो रूल करें और पूरे इंडिया के वो रूलर बने। पर 1761 में जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ उसमें मराठा हार गए और इस तरीके से जो उनका ड्रीम था पूरे इंडिया पे रूल करने का वो नष्ट हो चुका था। दे वर डिवाइडेड इंटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स, या जिन्हें हम सरदार्स भी कहते हैं, बिलोंगिंग टू डायनेस्टीज सच एज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले। तो अब क्या हुआ कि पानीपत के युद्ध के बाद जो बैटल हुआ उसके बाद क्योंकि मराठास हार गए थे तो इसके बाद जो उनकी टेरिटरीज थी वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई और 4 चीफ्स या हम कहें सरदार्स थे जिनके तहत जो पूरी डायनेस्टी है वो चलने लग गई। इनमें से पहला है सिंधिया, दूसरा होलकर, तीसरा गायकवाड़ और चौथा भोसले। इन चारों के तहत इन टेरिटरीज को फिर से रूल स्टैब्लिश किया गया यहाँ पे। अब दीज चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन अ कन्फेडरेंसी अंडर अ पेशवा, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे। तो अब इन सभी का जो हेड था वो पेशवा था जो कि पुणे में रहता था और ये इनका मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था किनका पूरे मराठा का। ठीक है, अब इनमें से देखो जो 2 इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे वो थे महादजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ माने जाते हैं मराठा रूल के और ये काफ़ी ज़्यादा ब्रेव थे। ठीक है, और इसलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं। द मराठास वर सबड्यूड इन सीरीज ऑफ वॉर्स। अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि मैसूर के साथ 4 वॉर्स लड़े गए, सेम ऐसे मराठा के साथ 3 वॉर्स लड़े गए। इनमें से फर्स्ट वॉर वॉज दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई। देयर वॉज नो क्लियर विक्टर। तो फर्स्ट जो वॉर हुआ ब्रिटिशर्स के बीच में, मराठास के बीच में, उसमें कोई भी नहीं जीता और फाइनली ये जो बैटल है ये 1782 में ख़त्म हुआ। और किस ट्रीटी के साथ ख़त्म हुआ? तो वो थी ट्रीटी ऑफ सालबाई। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर लड़ा गया 1803 से 1805 के बीच में। वॉज फाउट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स रिजल्टिंग इन ब्रिटिश गेनिंग ओडिशा एंड टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। तो अब ये जो सेकेंड वॉर हुआ उसमें काफ़ी सारी टेरिटरीज ऑक्यूपाई कर ली ब्रिटिशर्स ने। फाइनली जो थर्ड वॉर हुआ, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1817 to 19 क्रस्ड मराठा पावर। थर्ड बैटल में फाइनली मराठा पूरी तरह से हार गए। द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर। कानपुर के पास में बिठूर एक जगह है, वहाँ पे पेशवा को भेज दिया गया और अब वो पेशवा नहीं रहे, उनको वहाँ से हटा के एक छोटी सी जगह पे भेज दिया गया और उन्हें पेंशन दे दिया गया कि आपको पेंशन लीजिए और आप यहीं पे रहिए और आप जो पेशवा थे उस पद को आप अब छोड़ देंगे। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्यास। यानी मराठास की जितनी भी टेरिटरी थी उस पूरी टेरिटरी पे अब किसका रूल इस्टेब्लिश हो गया? तो अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल इस्टेब्लिश हो गया। और मराठा के जस्ट नीचे किसकी टेरिटरी थी? तो मैसूर की टेरिटरी थी। तो इस पूरे हम कहें साउथर्न पोर्शन पे ब्रिटिशर्स का रूल इस्टेब्लिश हो चुका था। अब इस पूरे जो हमने अभी पढ़ा है उसके बेसिस पे हमें 4 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी टेक कंट्रोल ऑफ इंडियन स्टेट्स थ्रू सब्सिडरी अलायंस? तो सब्सिडरी अलायंस के थ्रू किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कंट्रोल स्टैब्लिश किया, हमें वो बताना है। तो हम ये बताएंगे कि एज पर सब्सिडरी अलायंस इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस, they were to be protected by the company, but for that rulers had to pay for the subsidiary forces to the company. If the Indian rulers failed to make the payment, then part of their territory was taken away as penalty. और इस तरीके से वो पेनल्टी के रूप में क्योंकि टेरिटरीज़ को ले लिया करते थे तो फाइनली जो उनकी टेरिटरी थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गई और ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर ली अलग अलग टेरिटरीज़ जो कि इंडिया के कब्जे में थी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने देखा ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन के यहाँ पे क्या दे रखा है कि वाई वर ब्रिटिशर्स फ्यूरियस विद टीपू सुल्तान? ये तो फर्स्ट पार्ट है। एंड सेकंड पार्ट है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ हिज कन्फ्रंटेशन? तो अब यहाँ पे देखो टीपू सुल्तान
से क्यों नाराज़ थे ब्रिटिशर्स? तो उसका आंसर यहाँ पे दे रखा है, इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम एंड disallowed local merchants from trading with the company. He also established a close relationship with the French in India and modernized his army with their help. तो ये तो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, मतलब इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ हिज कन्फ्रंटेशन, तो कन्फ्रंटेशन का रिजल्ट क्या हुआ, तो हम देखेंगे कि 4 वॉर्स हुए एंड फाइनली इन द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान मारा गया, और फाइनली जो मैसूर है वहाँ पे जो प्रीवियस डायनेस्टी थी वोडेयार डायनेस्टी, उसका रूल स्टैब्लिश हो गया। तो ये लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच वर द मेजर डायनेस्टीज ऑफ मराठा पावर, तो कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले। नेक्स्ट है, हाउ वॉज दिस कॉन्फिडेंसी रूल्ड, तो ये इसका रूल कैसे होता था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, दीज चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन अ कॉन्फिडरेंसी अंडर पेशवा हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे। तो ये पूरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ वर मराठा सबड्यूड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी मराठा किस तरीके से हरा दिए गए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और उनकी टेरिटरी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर कैसे आ गई, तो उसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हो जाएगा। इन द फर्स्ट वॉर दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई देयर वाज नो क्लियर विक्टर। सेकेंड वॉर में हमने देखा कि बहुत सारी टेरिटरीज ऑक्यूपाई कर ली ब्रिटिशर्स ने, और फाइनली जो थर्ड वॉर हुआ उसमें मराठा पावर पूरी तरह से क्रश कर दी गई, ठीक है। और द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे to Bithur near Kanpur with a pension. The company now had complete control over the territories south of the Vindhyas. तो यहाँ से लेकर यहाँ पूरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी एंड आप सारे क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। थैंक यू।